everyone. So today we'll be starting the new chapter, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. So to survive on the earth, we need three basic things, the three factors which made the life possible on earth, that is land, air, soil, water. The land we need for live, to construct houses, to construct buildings, and also for the cultivation of the crops. Second, soil. Soil is the major part in the growth of the plants. तो अब क्रॉप्स और प्लांट्स, क्रॉप्स कैसे ग्रो होगी, ट्रीज प्लांट्स कहाँ पर ग्रो होंगे अगर सॉइल नहीं होगी तो. और वाटर, विदाउट वाटर तो देयर इज नो क्वेश्चन दैट यू विल बी एबल टू सर्वाइव ऑन दिस प्लैनेट. So let's move ahead to know more about it in detail through the chapter. Lesson 2, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. In this chapter, we will learn about land resources, factors determining the use of land, conservation of land resource, soil profile, water resources, conservation of water resources, natural vegetation and wildlife, distribution of natural vegetation, conservation practices, diversity, conservation of natural vegetation and wildlife, land use, land utilization in India, soil, factors affecting land use, soil formation, soil conservation, problems of water availability, forest and wildlife, need for biodiversity protection, advantages of natural vegetation and deforestation. अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, क्योंकि वो हमें सूटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करता है फॉर ह्यूमन सर्वाइवल इन द फॉर्म ऑफ लैंड, वाटर, सॉइल, एयर. और ये सारे रिसोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स. अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं अर्थ के सरफेस पर तो उसके लिए इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. लैंड इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीपल परफॉर्म करते हैं ऑल एक्टिविटीज लैंड पर, दैट इज कंस्ट्रक्शन, अपने हाउसेज कंस्ट्रक्ट करना, रोड्स. सॉइल इंपॉर्टेंट है, क्रॉप्स को कैसे ग्रो करोगे, सॉइल चाहिए. And without water, there is no question of life on earth. And without air, कोई breathing कैसे करोगे? How will you breathe without air? So all these things are called environmental resources कहते हैं हम इन सब चीजों को, क्योंकि सारी ही चीजें हमारी की वजह से हम आज अर्थ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं. लैंड रिसोर्सेज, लैंड इज कंसिडर्ड एज अ नेचुरल रिसोर्स होता है फॉर अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम परफॉर्म करते हैं हमारी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज लैंड पर. हम कंस्ट्रक्ट करते हैं रोड्स, बिल्डिंग्स, हाउसेज, सब कुछ लैंड पर. हम एग्रीकल्चर और माइनिंग करते हैं सिर्फ लैंड पर. लैंड एरिया कवर करता है ओनली अबाउट 29% सरफेस, किसका, अर्थ का. 90% वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो 30% पार्ट ऑफ द लैंड को कवर कर रही है. लैंड यूज, लैंड यूज कैरेक्टराइज्ड है बाय द अरेंजमेंट्स, एक्टिविटीज, इनपुट्स बाय पीपल टू प्रोड्यूस, चेंज या फिर मेंटेन एक सर्टेन लैंड कवर टाइप को मेंटेन करना. तो ये जो लैंड है, दिस लैंड यूज, ये डिटरमाइंड होता है बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से, जैसे सॉइल, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, वेजिटेशन. लैंड यूज गवर्न्ड होता है मेनली बाय दो सेट ऑफ फैक्टर्स होते हैं. कौन कौन से दो फैक्टर्स हैं जो लैंड यूज इस पर डिपेंड करता है? एक होता है हमारा फिजिकल फैक्टर्स. फिजिकल फैक्टर्स में हमारा टेम्परेचर, मॉइस्चर, सॉइल, टेरेन सब कुछ आता है और ये इन्फ्लुएंस करता है केपेबिलिटी और लैंड का यूज. नॉन फिजिकल फैक्टर्स, ये इंक्लूड करता है फिजिकल कंडीशंस, टेक्नो इकोनॉमिक स्टेटस, डिमांड्स एक्सेट्रा. डू यू नो इंडिया एक 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, जो एक्सटेंड कर रही है ओवर 3,287,263 स्क्वायर किलोमीटर और ऑक्यूपाई कर रही है स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऑन द एशियन कॉन्टिनेंट्स पर. लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया का है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन लैंड यूज डेटा अवेलेबल है ओनली 93% एज अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ पार्ट ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान, जो ऑक्यूपाइड करा हुआ है, एंड चाइना have not been surveyed. Indian land has been put to use, बहुत सारे फॉलोइंग पर्पस के लिए जो है इंडियन लैंड को यूज में लाया जाता है. लाइक लैंड यूज इन सिलेक्टेड कंट्रीज, ये कंट्रीज के नेम है एंड परसेंटेज ऑफ एरिया जो उसमें लैंड में उसमें लाया जाता है. तो फाइंड आउट, स्टडी द अबव टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग. अब नाउ हमें बताना, नेम द कंट्रीज हैविंग द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर क्रॉपलैंड, फॉरेस्ट, पैस्चर, अदर यूज. तो कौन सी कंट्री ऐसी है जिसमें सबसे ज्यादा जो लैंड है वो परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर क्रॉपलैंड है, फॉरेस्ट, पास्चर एंड अदर यूज. तो इसमें सबसे ज्यादा इस 50, क्रॉपलैंड में सबसे ज्यादा आया है, दैट इज इंडिया. इंडिया क्रॉपलैंड में सबसे ज्यादा है. फॉरेस्ट में पास्चर, फॉर पास्चर सबसे ज्यादा है आपका ऑस्ट्रेलिया. देन जापान में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया कवर करता है एंड Canada is for other use. So how would you relate the land use pattern of these countries with the probable economic activities? से आप कैसे relate करोगे? So
like forest 22.57%, barren और wasteland 6.29%, एरिया नॉन एग्रीकल्चर में है 7.92%, परमानेंट pasture grazing land है 3.45%, एरिया मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स और ग्रोव्स 1.010%, कल्टीवेबल वेस्टलैंड है 4.41%, fallows other than current fallow 4.41%, current fallow 7.03%, net sown area 43.41%. तो वी हैव शेयर, हमने अपने लैंड को अपने पास्ट जनरेशन के साथ शेयर करा है एंड आगे आने वाली हमें फ्यूचर जनरेशन के साथ भी उसको शेयर करना है. तो 90% हमारी बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर, क्लोथिंग ऑब्टेन्ड होती है लैंड से. पीपल और उनकी डिमांड्स एवर ग्रोइंग है, बट अवेलेबिलिटी जो लैंड की है वो बहुत ही लिमिटेड है. क्वालिटी ऑफ लैंड भी डिफर करता है वन प्लेस टू अनदर. पीपल क्या करते हैं, दे स्टार्टेड एनक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज, कि वो कमर्शियल एरियाज को बनाने के लिए वो लैंड्स क्लियर कर रहे हैं. टुडे वास्ट चेंजेस जो हो रहे हैं लैंड यूज पैटर्न्स में, वो भी रिफ्लेक्ट करता है आपकी कल्चरल चेंजेस को हमारी लाइफ में. ह्यूमन एक्टिविटीज हैव नॉट ओनली ब्रॉट अप अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बट ऑल्सो एग्रोवेटेड द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेज टू कॉज डैमेज टू लैंड. तो उससे लैंड डिग्रेड भी होता है. तो आज हम जो एक्टिविटीज कर रहे हैं अपने लैंड के ऊपर, दैट ओनली नॉट causing the degradation of land but also aggravated the pace of natural forces, जिसकी वजह से लैंड को डैमेज हो रहा है. तो लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स आती है, सॉइल इरोजन होता है, डेजर्टिफिकेशन. अब ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम अगर ट्रीज कट कर रहे हैं तो ट्रीज कट करने से वहां की सॉइल खराब होती है. अब बिल्कुल ट्रीज को आप जड़ से खत्म कर रहे हो तो लैंड भी हिलता है. तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस फोर्सेस लगती है, नेचुरल फोर्सेस. हम नेचुरल फोर्सेस की वजह से चीजें में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है. तो मेजर थ्रेट्स टू एनवायरनमेंट हम खुद दे रहे हैं बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कर रहे हैं. ऐसी ऐसी जगहों पे, पहाड़ों पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सब जगह हम कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं जिसकी वजह से अर्थ पर इफेक्ट पड़ रहा है. फैक्टर्स डिटरमाइनिंग यूज ऑफ लैंड, फैक्टर्स जो अफेक्ट करता है लैंड के यूज को, टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी वाटर की. अपार्ट फ्रॉम दीज फैक्टर्स ह्यूमन पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी भी अफेक्ट करती है यूज ऑफ लैंड को इन अ पर्टिकुलर प्लेस. फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड यूज, फिजिकल फीचर्स, बहुत से फिजिकल फीचर्स हैं लाइक माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स, रिवर्स, हिल स्लोप्स ऑफ लैंड. सो इन्फ्लुएंस करते हैं लैंड यूज पैटर्न्स को बहुत तरीके से, जो इनडायरेक्टली उनका ग्रेट बियरिंग है अपॉन द ह्यूमन बीइंग. तो बहुत सारे फिजिकल फीचर्स जैसे कि माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स, रिवर्स, हिल स्लोप्स ऑफ लैंड, ये हमारे लैंड यूज पैटर्न को इन्फ्लुएंस करते हैं बहुत तरीकों से, जो इनडायरेक्टली उनका ग्रेट बियरिंग, उस पर अफेक्ट हमारे पर भी तो पड़ रहा है, ह्यूमन बीइंग्स पर. ऑल्सो जियोलॉजी, रॉक्स जैसे हमारे इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, ये हमें हेल्प करता है सॉइल फॉर्मेशन में. ये रॉक्स डिसइंटीग्रेट कर होती है बाय वेरियस एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन और ये फॉर्म करती है सॉइल ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन. तो जियोलॉजी या फिर रॉक्स, ये भी आपके लैंड यूज को डिटरमाइन करता है. क्लाइमेट, क्लाइमेट इंक्लूड करता है रेनफॉल, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी कंडीशंस. क्लाइमेट ऑल्सो इन्फ्लुएंस करता है लैंड यूज पैटर्न पर्टिकुलर प्लेस का. एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस सपोर्ट नहीं करती ह्यूमन हैबिटेशन को, कि कोई भी एक्सट्रीम हो, चाहे वो एक्सट्रीम कोल्ड होती है, एक्सट्रीम हॉट होती है, तो उस पर वेजिटेशन का पे इफेक्ट पड़ता है. हर तरह की वेजिटेशन उसमें ग्रो नहीं कर सकती. नेक्स्ट है आपका पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स. पॉपुलेशन एक एरिया का, उसका भी ग्रेट इंपैक्ट है अपॉन द लैंड यूज पैटर्न. बट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज जो होते हैं वर्ल्ड के, वो एक्सपीरियंस करते हैं इंटेंसिव लैंड यूज पैटर्न्स को, अगर हम कंपेयर करते हैं उसको थिनली या स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया से. स्लोप, एज की एविडेंट है कि स्टीपर स्लोप होगा, डिफिकल्ट विल बी लाइफ, और जेंटलर स्लोप होगा तो मोर डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगी मूवमेंट के लिए और एक सिंपलर लाइफ कंडीशंस. तो लोग प्रेफर करते हैं कि वो जेंटलर स्लोप्स पर सेटल हो जाए रादर देन स्टीपर स्लोप से. ह्यूमन वांट्स एंड नीड्स अलग, डिफरेंट प्लेसेस पे मैन की वांट्स और नीड्स भी डिफरेंट होती है. हेंस जो लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं उनको लैंड चाहिए कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स के लिए, स्टेडियम्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, रोड्स, रेलवेज एक्सेट्रा. और जो लोग रूरल एरियाज में रह रहे हैं उनको चाहिए लैंड मेनली एग्रीकल्चर पर्पस के लिए. हेंस लैंड यूज पैटर्न अफेक्ट होता है अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन वांट्स एंड नीड्स. कंजर्वेशन लैंड रिसोर्सेज का, कंजर्वेशन लैंड रिसोर्सेज का इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर लैंड को कंजर्व करने के लिए, ऑल्सो फॉर कंजर्विंग फॉरेस्ट के लिए. इसके लिए एफॉरेस्टेशन, प्रॉपर लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेटेड यूज करना फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, रेगुलेटेड ग्रेजिंग, ये फॉलोड की जा सकता है. लाइक सॉइल,
तो वर्ड सॉइल डिराइव किया गया है फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोलम, सोलम से लिया गया, जिसका मतलब होता है फ्लोर या फिर ग्राउंड। टर्म पेडोलॉजी एक स्टडी होता है सॉइल का, और टर्म पेडोजेनेसिस ये रेफर करता है प्रोसेस जो इन्वॉल्व होता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स में। सॉइल जो है वो लूज एंड अनकंसोलिडेटेड मटेरियल होता है, जो डिराइव हम करते हैं कैसे कैसे डिराइव होता है, वियरिंग डाउन और डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स की वजह से। सॉइल कंटेन, सॉइल में मिनरल्स भी होते हैं अलॉन्ग विथ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर, जो हेल्पफुल होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ के लिए। सॉइल जो होती है वो अपर मोस्ट लेयर है अर्थ के क्रस्ट की, कंसिस्टिंग ऑफ लूज प्रोडक्ट्स obtained by the disintegration of rocks, जो हम मिक्स करते हैं ऑर्गेनिक मैटर से। सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन एक स्लो प्रोसेस है, उसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं कि बहुत ही थिन लेयर तक बनने में। जैसे अब ये जैसे पेरेंट रॉक है, ये डिटरमाइन करता है कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट, परमिएबिलिटी। रिलीफ, ऑल्टीट्यूड, स्लोप डिटरमाइन द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल ये भी इन्फ्लुएंस करता है कि रेट ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक एंड ह्यूमस। फिर फ्लोरा, फौना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये अफेक्ट करते हैं आपके ह्यूमस फॉर्मेशन जो होती है, खाद जो बनती है, कितना मिनरल्स हैं ये। टाइम डिटरमाइन करता है थिकनेस ऑफ सॉइल, कितने लंबे टाइम से बनती आ रही है, तो उसकी थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल टाइम के अकॉर्डिंग पता लगती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, अब थिकनेस जो होती है सॉइल की वो कभी कभार 1 to 3 मीटर्स ज्यादा भी होती है, और बियॉन्ड दिस डेप्थ रॉक्स जो होते हैं उनके पास एलिमेंट्स नहीं होते नेसेसरी प्लांट ग्रोथ के लिए, कि कुछ ऐसी रॉक्स होती है कि जिसमें प्लांट की ग्रोथ के लिए इतने एलिमेंट्स नहीं होते हैं। राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर सॉइल को फर्टाइल बना देता है। सॉइल फॉर्म्ड होती है स्पेसिफिक नेचुरल कंडीशंस के अंदर। क्वालिटी ऑफ सॉइल वरी करता है प्लेस टू प्लेस। सॉइल डिफर करता है कलर, टेक्सचर, फर्टिलिटी में। जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉइल के बनाने में, सॉइल फॉर्मेशन में, जैसे पहले होता है पेरेंट रॉक, कलर और टेक्सचर सॉइल का, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट, परमिएबिलिटी सॉइल, ये सब डिपेंड करता है रॉक पर जिसमें वो बनती है। क्लाइमेट मेन फैक्टर होता है सॉइल की फॉर्मेशन में। क्लाइमेट से तो बहुत जल्दी इफेक्ट पड़ता है सॉइल की फॉर्मेशन में, क्योंकि इट कॉजेज द वेदरिंग ऑफ रॉक्स, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सब क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं मेन जो रॉक्स की वेदरिंग में हेल्प करते हैं। रिलीफ, थिकनेस, सॉइल की जो थिकनेस होती है वो डिपेंड होती है रिलीफ या फिर स्लोप ऑफ द लैंड पर। सॉइल की जो लेयर होती है वो मोर थिक होती है प्लेन एरियाज में, अगर आप उसे माउंटेन एरिया से कंपेयर करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन इन द सॉइल। तो जितने हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि फ्लोरा एंड फौना, जितने हमारे आसपास के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सब अफेक्ट करते हैं ह्यूमस फॉर्मेशन में, क्योंकि जब वो डेड और डिके प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं सॉइल के साथ, तो दैट फिल्ड द सॉइल विद द ह्यूमस कंटेंट। तो इसीलिए जो हमारे आसपास के फ्लोरा, फौना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसकी ह्यूमस फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं सॉइल की। टाइम ये डिटरमाइन करता है कि सॉइल प्रोफाइल की थिकनेस उसकी पता कैसे लगेगी, वो जो होती है थिकनेस उसको टाइम से डिपेंड करता है, कितना लंबा समय हो गया है इसकी फॉर्मेशन में, टाइम कितना लगा। सॉइल प्रोफाइल एक वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम द सरफेस से लेकर पेरेंट रॉक तक, वो उसकी पूरी सॉइल प्रोफाइल होती है। दिस इज अ सॉइल प्रोफाइल। जो प्रोसेस होता है सॉइल फॉर्मेशन का, उससे हमें एक वेल मार्क्ड हॉरिजॉन्टल लेयर्स इन द सॉइल प्रोफाइल हमें मिलती है। ये हॉरिजॉन्टल लेयर्स को हम कहते हैं सॉइल होराइजन्स। सॉइल होराइजन्स यूजुअली नेम्ड होते हैं ए, बी एंड सी, डी फ्रॉम अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल से लेकर पेरेंट रॉक तक। पहले हम जो सबसे पहले होता है हमारा होराइजन ए, जिसे हम कहते हैं टॉप सॉइल। अब जो सबसे ऊपर वाली सॉइल होती है वो टॉप मोस्ट लेयर, उसमें आता है आपका सोल्यूबल मिनरल और जितने भी आपका ह्यूमस कंटेंट होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल, जो आपको कहाँ से मिलता है, जब कोई प्लांट्स एनिमल्स, जिससे एनिमल्स जैसे मर जाते हैं, उन्हें दूसरा जानवर खा लेता है, तो वो जो उसके बचे हुए पार्ट्स होते हैं वो डीके हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, वो सॉइल के साथ एक टाइम पीरियड में आके वो मिक्स हो जाते हैं। तो वो डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये जरूरत होता है किसके लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, यही चाहिए होता है सॉइल के अंदर। लीचिंग ऑफ सॉइल कॉमन है इस लेयर के अंदर। फिर होराइजन बी में आपकी सब सॉइल आती है, ये वाला होराइजन बी, जो लेयर आपके बिल्कुल टॉप सॉइल के नीचे होती है, जिसमें सैंड होती है, सिल्ट भी होती है, क्ले भी होती है, वो होराइजन बी होता है। इसको हम सब सॉइल कहते हैं। ये जो लेयर होती है इसमें मिनरल का कंटेंट ज्यादा होता है होराइजन हे के कंपैरिजन, लेकिन उसमें ह्यूमस कम होता है, ह्यूमस कंटेंट कम होता है, मिनरल कंटेंट ज्यादा होता है।
होराइजन ए और बी टुगेदर एक सही अच्छी सॉइल बनाते हैं। फिर होराइजन सी आपका रॉक फ्रेगमेंट्स होते हैं जिसमें थोड़े बहुत पत्थर भी हो जाते हैं। होराइजन सी में अंदर रॉक्स पत्थर होते हैं, छोटे छोटे पीसेस होते हैं। जो ट्रू सॉइल होती है वो डेवलप करती है इन रॉक मटेरियल से, और ये जो रॉक्स होते हैं इनको बायोलॉजिकल प्रोसेस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। होराइजन डी पेरेंट रॉक। होराइजन डी में अनब्रोकन, जो टूटते नहीं है ना, जो रॉक्स जो पत्थर होती है जो सॉइल बनती है उनसे कुछ पार्ट उसका ऐसा होता है जो टूटता नहीं है, तो अनब्रोकन सॉलिड रॉक मटेरियल होता है जो बिल्कुल सबसे नीचे जाकर बैठ जाता है। फिर आता है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन और डिप्लीशन ये मेजर थ्रेट है हमारे सॉइल को एज अ रिसोर्स। अगर प्रॉपर यूज ऑफ सॉइल रिसोर्सेज जो है वो एक मैटर ऑफ इंपॉर्टेंस बन चुका है हमारे लिए, क्योंकि वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारे फूड सप्लाई को। बहुत सारे एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन की वजह से मैन बीइंग एक प्रिंसिपल होने के नाते, बीइंग अ प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेजर फैक्टर क्या है, हम लोग ही तो सारा काम कर रहे हैं। तो मैन बीइंग अ मेजर प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, हम अपने प्रेशियस रिसोर्सेज को खुद ही अपने हाथों से उसको लूज कर रहे हैं, जिसको बनने में कितने टाइम लगते हैं, 100 से ज्यादा मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो फॉलोइंग कॉजेज रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिप्लीशन और डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल के लिए। पहला, रनिंग वाटर सबसे डिस्ट्रक्टिव कॉज है सॉइल इरोजन का। वो दो फॉर्म्स में आता है। पहला, गली इरोजन। ये अगर होता है स्टीप स्लोप्स पर, जब भी कोई वेजिटेशन लेफ्ट नहीं होती to arrest the flow of storm water, which then finds its way downhill in a series of channels. फिर आता है शीट इरोजन। रिमूवल ऑफ एन इवन लेयर को रिमूव करना पूरे होल टॉप सॉइल में से बाय वाटर, उसे हम कहते हैं शीट इरोजन। डू यू नो, स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज जो है वो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है जो यूज के लिए हम अवेलेबल होता है हमारे पास। फिर आता है विंड। विंड की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। जब मिट्टी उड़ के जाती है तो उड़ती जो है वो टॉप सॉइल उड़ती है, और टॉप सॉइल ही सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा ह्यूमस कंटेंट होता है। तो ये एक्टिव होती है उस एरियाज में जहां पे कोई वेजिटेशन कवर नहीं होता, और एरियाज हैविंग स्कैंटी रेनफॉल, जहां पे बारिश कम होती है, जैसे रेत वाली एरियाज हो गए, जैसे जहाँ डेजर्ट एरियाज में क्या होता है कि वहां पे तो वेजिटेशन कम होती है तो सॉइल इरोजन ज्यादा होता है, आर मोर अफेक्टेड बाय विंड इरोजन। अब ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे हम पेड़ काट रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग करवा रहे हैं एनिमल्स को, केमिकल फर्टिलाइजर्स को ज्यादा यूज कर रहे हैं अपनी फील्ड्स में, पेस्टिसाइड्स, तो ये बहुत कंट्रीब्यूशन है उसका सॉइल इरोजन में एंड कंजर्वेशन में। सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन कैसे है? एफॉरेस्टेशन। जो ट्रीज की और प्लांट्स की रूट्स है वो सॉइल को बहुत ही टाइटली होल्ड करती है और वो लूज नहीं होने देती। तो प्रॉब्लम क्या होता है, जब जड़, आप पेड़ काटोगे, अगर जड़ से उस पेड़ को आप किसी को काटोगे तो बहुत ही इजीली नहीं कट सकता, क्योंकि वो जड़ों से सॉइल पूरी जकड़ी हुई होती है, बहुत टाइटली उन्होंने उसे होल्ड करा होता है। तो जो सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम है वो बेटर हो सकती है अगर हम उन्हें ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को प्लांट करेंगे। स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्लोपी रीजन्स, जो थोड़ा स्लोप वाला एरिया होता है, क्रॉप्स को आप प्लांट कर सकते हो काउंटर स्ट्रिप्स में, जो प्रूव करता है इफेक्टिव इन चेकिंग सॉइल इरोजन। क्रॉप रोटेशन, इसका मतलब है क्रॉप्स को ग्रो करना वन आफ्टर द अदर एवरी ईयर, ऑल्टरनेटली क्रॉप्स ग्रो करनी है। ये हेल्प करता है इरोजन को रिड्यूस करने में और ऑल्सो सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है। टेरेसिंग, टेरेसिंग फील्ड्स प्रिवेंट करता है इरोजन, कंजर्व मॉइस्चर। इट हैज बीन प्रैक्टिस, बहुत सारे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में प्रैक्टिस होता है। टेरेसेस क्या होता है, कंट्रोल करता है कि वो वाटर रन ऑफ को, क्योंकि वो इसी तरीके से लगाया जाता है स्टेप्स में, स्लोप्स जो बनाए जाते हैं ना, ढलान होती है वहां पे, तो स्टेप्स बनाते हैं, सीढ़ियां से टाइप की बनाते हैं, और उन्हीं पे वेजिटेशन होती है, क्रॉप्स ग्रो की जाती है, तो वो पानी उस सब तक पहुंच जाता है। तो टेरेस एक्ट करता है कि एम्बैंकमेंट की तरह, जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है क्रॉस अ स्लोप इस तरीके से, ताकि वो वाटर रन ऑफ को कंट्रोल कर सके और इरोजन को कम कर सके। बंडिंग, बंडिंग रेफर्स होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल बंड्स जो क्रॉस द स्टेप्स ऑफ लैंड एज अ कॉन्टर। ये बंड्स एक्ट करते हैं एक बैरियर की तरह, ताकि वाटर का तेज बहाव को कम किया जा सके। शेल्टर बेल्ट्स, ये एक्चुअली ग्रीन बेल्ट्स होती हैं ट्रीज की, जो हेल्प करती हैं स्ट्रॉन्ग विंड्स को चेक करने में फ्रॉम पिकिंग अप द, ताकि वो लूज सॉइल जो हमारी है जिसपे कोई वेजिटेशन नहीं हो रहा, तो उस सॉइल को वो ग्राउंड से जो ले जाती है उस पर चेक करते हैं कितना परसेंट ले जाती है। गली रेक्लेमेशन, अब केयरलेसनेस और की वजह से कई बार गलीज फॉर्म की जाती हैं और हो भी जाती हैं। ये गलीज क्या करती है, डेंजरस होती है, एग्रीवेट करती है सॉइल इरोजन को। सबसे बेस्ट मेथड होता है इनको कंट्रोल करने का कि वेजिटेशन को ग्रो कर दिया जाए ज्यादातर एरियाज में। दिस इज काइंड ऑफ टेरेस और हिल स्लोप, ऐसे टेरेस बनाए जाते हैं। शेल्टर बेल्ट्स,
and a typical bund at the edge of a field as a counter. चेक अपॉन ओवरग्रेजिंग. अब प्लांट्स अगर सारे एनिमल्स जो है वो अगर एक जगह पे आप एनिमल्स को ले जाओ, काउस गोट्स को ले जाओ ग्रेजिंग कराने, अगर वो कंटिन्यू वहां पे उस पर्टिकुलर एरिया में ग्रेजिंग करते रहेंगे तो वो बहुत जल्दी तो ग्रो नहीं होते प्लांट्स, मोस्टली हिली रीजन्स में. तो ये जरूरी होता है कि उस पर भी ध्यान रखा जाए कि ओवरग्रेजिंग ना हो. वाटर रिसोर्सेज. वाटर एक इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है हमारे लिए. कम से कम भी 70% अर्थ का सरफेस वाटर से कवर्ड है, लेकिन इस 70% में फ्रेश वाटर सिर्फ 3% है हमारे पास. तो ड्यू टू दिस अर्थ अपीयर करता है ब्लू कलर में जब आप उसको स्पेस से देखोगे, और यही रीजन है कि अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं. टोटल वाटर जो अवेलेबल है अर्थ में उसपे से अबाउट 97% अवेलेबल है हमारा ओशन में, सीज में. और जो ओशन वाटर है वो होता है सेलाइन, और उसको आप कंज्यूम नहीं कर सकते हो, डायरेक्टली तो कर ही नहीं सकते, और वैसे भी उसमें प्रोसेस होता है प्रॉपर उसको फिल्ट्रेशन करने का, और फिल्ट्रेशन में बहुत टाइम लगता है, तब जाके वो आप उसे कंज्यूम कर सकते हो. तो 3% वाटर अवेलेबल है जो फ्रेश वाटर है, जो आपकी अर्थ में रिवर्स वगैरह में ग्लेशियर्स की फॉर्म में है. उसमें से अबाउट 70% ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल है हमारे ग्लेशियर्स में. उन 3% जो हमारे पास फ्रेश वाटर है उसमें से 3% का भी 70% फ्रेश वाटर ग्लेशियर्स और आइसबर्ग्स में है, तो उन्हें आप नहीं यूज कर सकते. तो समझ लो कम से कम भी सिर्फ 1% वाटर है जो अर्थ पर आपके पास सिर्फ पीने के लिए है, फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर जो अवेलेबल है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए वो एज ग्राउंड वाटर है और सरफेस वाटर. तो सरफेस वाटर अवेलेबल है रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स में, एंड वाटर वेपर इन दी एटमॉस्फेयर. कैरेक्टरिस्टिक्स. ये मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड सब्सटेंस है अर्थ पे, सबसे ज्यादा दूर तक फैला हुआ. 71% अर्थ सरफेस वाटर से कवर है. ये हर तीनों स्टेट्स में मिलेगा. पानी सॉलिड भी है, आइसबर्ग्स, ग्लेशियर्स लिक्विड फॉर्म में तो है ही, और गैसियस वेपर्स की फॉर्म में है. रिन्यूएबल रिसोर्स है और होम टू द मेरीन लाइफ. फैक्ट्स. नॉर्वे फर्स्ट कंट्री थी जिसने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया, और फर्स्ट टाइडल एनर्जी स्टेशन भी फ्रांस में बिल्ट हुआ. डू यू नो अ ड्रिपिंग टैप वेस्ट 1200 लीटर्स इन अ ईयर. कि अगर आपने कोई टैप को खुला छोड़ दिया या टैप खराब हो गया तो कितना पानी वेस्ट हो गया, 1200 लीटर्स एक साल में वेस्ट होता है. प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी. अब जो ग्राउंड वाटर है वो मेन ही सोर्स बन गया हमारे लिए पोर्टेबल वाटर का, तो हम वाटर को बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं. अपार्ट फ्रॉम यूजिंग वाटर ड्रिंकिंग और वॉशिंग के अलावा हम उसको फार्मिंग के लिए यूज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में यूज करते हैं. और ग्रोथ इन द ह्यूमन पॉपुलेशन, जिस तरीके से ह्यूमन की ग्रोथ पॉपुलेशन बढ़ रही है, ग्राउंड वाटर भी एक्सप्लॉइट हो रहा है अलार्मिंग रेट हो रहा है, अलार्मिंग रेट पर. क्या आप नहीं बता सकते कि कितना बचा है ग्राउंड वाटर में? तो ग्राउंड वाटर भी अगर खत्म हो जाएगा तो फ्रॉम वेयर यू विल गोइंग टू गेट द फ्रेश वाटर टू ड्रिंक. तो डिफॉरेस्टेशन इसका एक कारण है. नेचुरल रिचार्ज प्रोसेस ऑफ ग्राउंड वाटर अफेक्ट होता है बहुत तरीके से, एंड दिस इज लीडिंग टू, इसकी वजह से ही हो रही है वाटर की स्केर्सिटी इन ऑलमोस्ट all places in the world. Most of Africa, West Asia, South Asia, parts of Western USA, Northwest Mexico, parts of South America, entire Australia, ये सब shortage को face कर रहे हैं fresh water supply में. Apart from excessive exploitation and contamination of water sources का contaminate होने की वजह से by humans, seasonal and geographical variations in precipitation ये भी compound करते हैं problem of water scarcity. कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज. वाटर को आप कंजर्व कर सकते हो फॉलोइंग टेक्निक से. प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन वाटर का, रैशनल यूज करना अंडरग्राउंड वाटर का, कंट्रोल ओवर डिफॉरेस्टेशन, प्योरिफिकेशन या ट्रीटमेंट वेस्ट वाटर का, प्रोटेक्शन वाटर को पोल्यूशन से बचाना, और ट्रीटमेंट वेस्ट बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू रिवर्स. कि अगर पानी में अगर गंदा पानी आप रिवर्स पर डायरेक्ट जा रहा है तो वो नुकसान तो कर रहा है, क्योंकि रिवर्स का पानी तो फिर भी कंज्यूम कर सकते हैं. नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करता है हमारी बायोस्फीयर में. नैरो जोन कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर को हम बायोस्फीयर कहते हैं, और ये सिस्टम को हम इकोसिस्टम कहते हैं. नीड फॉर द बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन. अब विद द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन लोगों ने स्टार्ट मेकिंग यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी का यूज करना शुरू किया अपने सर्वाइवल के लिए. उन्होंने बहुत से एनिमल स्पीशीज को हंट किया फॉर हाइड्स, वूल, मीट एक्सेट्रा, और ट्रीज को कट डाउन किया हाउसेज और ऑब्टेनिंग फायरवुड के लिए. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज्ड विद द रैपिड पेस के साथ वो इंक्रीज हुआ, एंड ट्रिमेंडस प्रेशर फेल्ट हुआ बायोडाइवर्सिटी पर. हेंस मैन को जरूरत पड़ी कि नीड कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी डिमिनिश हो रही है उसको ओवर एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जाए.
एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं, फिर वो एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे। इस तरीके से एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है बायोडाइवर्सिटी में। तो ये जो पूरी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है इसको हम फूड चेन कहते हैं। इंटरेक्शन लॉट्स ऑफ फूड चेन का वो एक फूड वेब बनाता है, और पूरे फ्रेमवर्क को जिसमें ये सब होता है उसको इकोसिस्टम कहते हैं। लाइक दिस इज द कंप्लीट फूड चेन, और ये हमारा फूड वेब। और ये सिंपल चेन और कॉम्प्लेक्स फूड वेब है जो शो कर रहा है कि कैसे एनर्जी एक से प्लांट से एक एनिमल में या एनिमल से आगे ह्यूमन बीइंग में किसी में भी जो ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी का, वो उसको वो पूरा इंटरेक्ट एक दूसरे को दे, वी आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंड हो रहे हैं। एनिमल्स प्लांट्स पर डिपेंड है, प्लांट्स पर ह्यूमन बीइंग्स भी डिपेंड है, और कुछ ह्यूमन बीइंग्स एनिमल्स पर भी डिपेंड है। तो एक दूसरे से सब कनेक्टेड है, तो ये हमारा पूरा फूड वेब बनता है। और फूड वेब बनना ये हमारा पूरा इकोसिस्टम को बनाता है। डिस्ट्रीब्यूशन नेचुरल वेजिटेशन का, नेचुरल वेजिटेशन खाली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है पूरे वर्ल्ड के पार्ट्स में। एक एरिया जिसको अच्छी अमाउंट ऑफ सनशाइन और रेन मिलता है दैट इज इंडोर्ड विद थिक वेजिटेशन, जबकि एक एरिया जहां पर लेस रेनफॉल होती है दे मे नॉट हैव अ गुड ग्रीन कवर। फॉरेस्ट को हम डिवाइड करते हैं दो मेन टाइप्स में, विच इज एवरग्रीन एंड डेसिडियस। ट्रीज जो होते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट के, वो अपनी लीव्स को एक पर्टिकुलर सीजन में आके शेड कर देते हैं, जबकि जो ट्रीज होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट उनकी लीव्स कभी शेड नहीं होती, तभी उसका नाम एवरग्रीन रखा है। कोई ऐसा फिक्स सीजन नहीं होता उनका शेडिंग लीव्स का, लीव्स शेड होते हैं बाय ट्रीज एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर। डेसिडियस फॉरेस्ट फर्दर क्लासिफाइड होते हैं टेम्परेट और ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो होते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स पे उन्हें हम ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट कहते हैं, जबकि फॉरेस्ट टेम्परेट रीजन्स को हम जो कहते हैं टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। एरियाज जहां पर स्कैंटी रेनफॉल होती है, थॉर्नी बुशेस ट्रीज ग्रो करते हैं जहां रेनफॉल कम होती है। ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी रूट्स बहुत ज्यादा डीप होती है ताकि वो वाटर को अपने उस डीप रूट्स की वजह से ग्राउंड वाटर को इजीली एब्जॉर्ब कर सके। एडवांटेजेस क्या होते हैं नेचुरल वेजिटेशन की? प्लांट्स वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। प्लांट्स इंपॉर्टेंट सोर्स है फूड का हर लिविंग बींग के लिए। प्लांट्स हेल्प करते हैं ग्राउंड वाटर के रिचार्ज में, प्लांट्स हेल्प करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने में, एयर को प्योरीफाई करते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं होम टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स। प्लांट्स इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मेनी कमर्शियल प्रोडक्ट्स लाइक मेडिसिनल हर्ब्स, फ्रूट्स, लेस, कैशियो, केंडू लीव्स, वुड फॉर फर्नीचर, गम, रबर, ये सब हमें प्लांट से ही तो मिलता है। कंजर्वेशन प्रैक्टिस, तो इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द वैनिशिंग स्पीशीज ऑफ एनिमल्स को अगर हमें बचाना है तो बहुत से गवर्नमेंट ने वेरियस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट्स गवर्नमेंट ने बनाए। स्पेशल कमेटी फॉर इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम वो ध्यान रखते हैं एक्टिविटीज को ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोग्राम एट द इंटरनेशनल लेवल। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम इनिशिएट हुआ है बाय द यूनेस्को इन 1970 ताकि वो प्रॉब्लम अराइविंग जो हो रही है आउट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द मैन एनवायरमेंट उसको पढ़ सके। पोचिंग और हंटिंग ऑफ एनिमल्स और डिफॉरेस्टेशन भी बैन कर दिया गया है बाय यूनाइटेड नेशंस। फिर आता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट कम्युनिटीज हैं ट्रीज की और एसोसिएटेड ऑर्गेनिजम्स जो एक कंसिडरेबल एरिया है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे एनिमल्स एक साथ रहते हैं, केपेबल ऑफ सस्टेनिंग मैन एंड एनिमल स्पीशीज। फॉरेस्ट क्या प्रोवाइड करता है? शेल्टर, फूड वाइल्ड लाइफ को। ये नेचुरल हैबिटेट्स होते हैं एनिमल्स के लिए, क्योंकि एनिमल्स का मेन घर तो फॉरेस्ट ही होता है, जंगल में ही रहते हैं। वो बात अलग है कि ह्यूमन बीइंग्स आर कटिंग द फॉरेस्ट फॉर देयर ओन यूज, फॉर देयर सेल्फिश गेन्स। तो बहुत सी फूड चेन्स ऑपरेट हो रही है फॉरेस्ट के अंदर जो ड्राइविंग द फोर्स फॉर द एनर्जी मूवमेंट इन एन इकोसिस्टम। डिफॉरेस्टेशन ये रेफर करता है रिडक्शन या फिर रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट। तो स्टेट जो है ऑर्डिनरी वुडेड लैंड एक्सपीरियंस करता है रिडक्शन इन ट्री कवर और फॉरेस्ट। तो इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट को आप कट कर सकते हो एक वेरी रैपिड पेस पे बिना इवेल्युएटिंग द पोस्ट डिफॉरेस्टेशन कंसिक्वेंसेस। सिचुएशन इज वेरी अलार्मिंग। बहुत सारे अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज में जो सिचुएशन है वो अलार्मिंग है। कॉजेज कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर लैंड के लिए फॉरेस्ट को कट करना, क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, इरिगेशनल प्रोजेक्ट्स, शिफ्ट इन कल्टिवेशन। डायवर्सिटी, वाइड वेरिएशन है फ्लोरा एंड फौना में इन द होल वर्ल्ड। इंडिया ऑल्सो पजेस करता है एक एप्रिशिएबल शेयर इस चीज में। वाइल्ड लाइफ इन इंडिया एक मिक्स ऑफ स्पीशीज है ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स।
इंडिया का नॉर्थ साउथ एक्सटेंट इज 3214 किलोमीटर्स एंड ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है 2933 किलोमीटर्स. Hence, thereby possessing a huge number of plant and animal species. तो इंडिया possess करता है कम से कम भी 6.5% वर्ल्ड का fauna. तो about 81,000 animal species and about 1200 species है birds की. Also, there are 2500 species of fresh and marine fish. ये जो वाइड वैरायटी है वाइल्ड लाइफ की दैट हैव बीन प्रिजर्व किया जाता है इसको एक 97 नेशनल पार्क्स, 441 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं और 17 बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए. तो ये हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया के अंदर. नीलगिरी कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु. नंदा देवी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, वैली ऑफ फ्लावर्स. नोकरेक मेघालय, काजीरंगा असम, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल, थार डेजर्ट राजस्थान, कान्हा मध्य प्रदेश, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, रन ऑफ कच्छ गुजरात, ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार, नॉर्थ आइलैंड्स ऑफ अंडमान अंडमान निकोबार, मनास असम. फिर पॉपुलर नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज इन इंडिया. कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, गिर नेशनल पार्क गुजरात, सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी हरियाणा, द चिंगम सेंचुरी जम्मू कश्मीर, सिमलीपाल ओडिशा, डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान, अन्नामलाई तमिलनाडु, बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका और वीर मोलीबाग सेंचुरी पंजाब. एनिमल्स जो इंडिया में फाउंड होते हैं एशियन एलिफेंट, बंगाल टाइगर, एशियाटिक लायन, लेपर्ड, राइनोसेरस, वाटर बफेलो, गोल्डन जेकॉल, वाइल्ड एस, गोल्डन लंगूर, क्रोकोडाइल, टर्टल, लिजार्ड, पाइथन. ये कुछ ऐसे एनिमल स्पीशीज भी हैं जो अब खत्म हो रही हैं और नीड फॉर उनके कंजर्वेशन की बहुत ज़रूरत है. तो इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया हंटिंग पोचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स को. कोई नहीं मारेगा, कोई लीगली नहीं तरीके से उनको रखेगा. कुछ ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज भी हैं, बंगाल टाइगर्स वेस्ट बंगाल, लायन वाइल्ड एस इन गुजरात, स्नो लेपर्ड हो गया, सिंगल हॉर्न राइनोसेरस. आज भी बहुत सारे लोग इलीगल वे में हंटिंग भी करते हैं. एलिफेंट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एनिमल्स है जो आपको साउथ और ईस्ट इंडिया स्पेसिफिकली इन द केरला कर्नाटका असम में मिलेगा. सिंगल हॉर्न राइनोसेरस अनदर एनिमल स्पीशीज है जो फाउंड होती है मेनली इन असम एंड वेस्ट बंगाल. कैमल ऑल्सो नोन एज शिप ऑफ द डेजर्ट, ये भी फाउंड होता है नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया. ये सर्वाइव करता है फॉर अ मंथ विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, एक महीना रह सकता है, इसलिए शिप ऑफ द डेजर्ट कहलाता है. कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ. फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ इंपॉर्टेंट है हमारे एनवायरमेंट के लिए, पर ह्यूमन एक्टिविटीज जो इंक्रीज हो रही है तो फॉरेस्ट कवर रिड्यूस हो रहा है और बहुत से एनिमल्स जो हैं वो खत्म होते जा रहे हैं. सम एनिमल्स आर ऑन द वर्ल्ड और कुछ बिल्कुल खत्म होने के एज पर है. तो एनिमल्स विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन दे आर कॉल्ड एंडेंजर्ड स्पीशीज, की जो खत्म कंप्लीटली अभी हुए नहीं है. कंजर्वेशन फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का उसको मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत है. इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस प्रोबेबली बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन. लाइक फिर इसके लिए गवर्नमेंट और एनजीओ कॉन्टिन्यूसली रन अवेयरनेस प्रोग्राम. वन महोत्सव को यूज कर सकते हैं इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन के लिए. अब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करा है कट बहुत सारे फॉरेस्ट को एज रिजर्व फॉरेस्ट और कुछ फॉरेस्ट जो है उनको डिक्लेयर कर दिया है सेंचुरीज. तो एक रिजर्व फॉरेस्ट एक फॉरेस्ट है जहाँ मिनिमम ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती है. सेंचुरी बनाई गई है ताकि हम कुछ एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सके, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क बनाया गया है जिसमें वन हॉर्न राइनोसेरस है. साइट्स द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना. ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है गवर्नमेंट्स के बीच में. ये एम करता है कि इंश्योर कि इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स वो थ्रेटन नहीं करते उनके सर्वाइवल को. रफली 5,000 species of animals and 28,000 species of plants protected. Beards, dolphins, cacti, corals, orchids, aloes, ये कुछ examples हैं. Keywords landslide, a mass movement of soil, rock or debris down a slope is called landslide. Weathering is a breaking down of rocks by natural agents is called weathering. Biosphere is the part of earth in which living beings are found. Ecosystem is a system of interdependence between living beings and non-living things in an area is called an ecosystem. Pollution, where a natural resource becomes too contaminated to be safe for living beings, it is said to be polluted. Deforestation, mindless cutting of trees which leads to reduced forest cover is called deforestation. Afforestation, planting new trees to increase the forest cover is called afforestation. Points to learn. Land हम use करते हैं different purpose के लिए different ways में by the people around the world. Topography and climate mainly decide the type of land used in place. Increased human activities leading to land degradation.
Land degradation can be prevented by proper mitigation measures. Top loose layer of ground which is composed of grainy materials and humus is called soil. Agent of weathering help करता है soil formation में, उसको लगता है thousands of years for soil formation. Changes in land use and increased agriculture activities led to soil erosion. Soil erosion can be checked by afforestation and proper methods of farming. Water is abundant on earth, but a minor portion of water का available है for our usage. Water cycle goes on continuously and results in the recharge of groundwater. Increased human activities and deforestation have disturbed the recharge of groundwater, which has resulted in scarcity of water. Proper preventive measures should be taken on tackle the water shortage. Vegetation and wildlife are also important resources for us. Vegetation and wildlife primarily helps in maintaining the ecological balance. Awareness program and governmental efforts required to conserve wildlife and natural vegetation. So let's work out. Objective type questions, tick the correct option. What percent of part of the land on the earth is uninhabited? That is 30%. Which of the following factors do not affect the distribution of population? Soil, climate, availability of minerals or types of crops, that is the availability of minerals. Which of the following factors are responsible for land degradation? All of these. Whether it is overgrazing, mining or deforestation. All the three factors, they are responsible for the deforestation and land degradation. Which of the following constituent substances are found in soil? All of these. Silica, clay and humus. Now let's do the fill in the blanks. Land is mainly used for dash in rural areas, agriculture. In dash areas, land is mainly used for commercial purpose, urban areas. The dash layer of the soil is full of humus, topsoil. Rainwater leads to erosion of soil. Let's do the true and false. Ganga Brahmaputra plain of India is densely populated. True. Water scarcity in India is increasing. True. Rows of different crops planted in farm area are called shelter belts. False. Saline water is fit for human consumption. False. Let's do match the following. Rock dam, prevention of gullies, soil erosion, overgrazing, humus, organic matter, and fertility of soil, crop rotation. So I hope you all have understood this chapter. Go through it again, plant more and more trees and save your Mother Earth. We'll be meeting in the next video. Bye-bye. Take care. Thank you.